आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मैं बताता हूँ उसके बारे में कि मेरे बुक में चैप्टर 3 में मैंने 9 ब्लास्ट केसेस का इन्वेस्टिगेशन का एनालिसिस किया है और उसमें बताया कि इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से सब कैसा हो गया और जहाँ जहाँ सही तरीके से चला था उसे कैसा रोका गया। तो एक अजमेर ब्लास्ट के केस में 2007 की बात है, जब अजमेर ब्लास्ट हो गया और जब मुस्लिम बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा था, उसी वक्त इनको एक सिम कार्ड मिला था। इन्होंने ये जो दोनों ब्लास्ट किए थे, इस सिम कार्ड जो मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड है उससे डिटोनेट किए थे। अजमेर ब्लास्ट में भी एक बम फूटा, दूसरा नहीं फूटा। मक्का मस्जिद में भी एक बम फूटा, दूसरा नहीं फूटा। उसके वजह से इनको सिम कार्ड्स मिल गए। उसी वक्त उन्होंने उसकी थोड़ी सी तहकीकात करने का नाटक किया और बोले कि ये सिम कार्ड फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर लिए हैं, उन पे फ़ोटो हैं वो भी फर्जी हैं, नेम भी फर्जी हैं और पता भी झूठा है, तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। उसमें का एक जो सिम कार्ड था वो आसनसोल वेस्ट बंगाल का था और दूसरा सिम कार्ड जो था वो गुवाहाटी असम का था। मैंने मेरे बुक में लिखा है कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं थी। जब सिम कार्ड मिलता है तो समझ लो ऑफेंस ओपन हो गया। उसमें सिर्फ ये तरीका नहीं कि भाई वहाँ आप रुक नहीं सकते, आप बहुत तरीके होते हैं। आप वो जो कंपनी है, जो कंपनी के सिम कार्ड हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इंट्रोगेट करो, उन्होंने कैसे दे दिया। छोटे छोटे गांव से वो लिए थे तो उनको पता चलेगा, कुछ ध्यान में आ जाएगा। मैंने बोला उस पर जो फोटोग्राफ्स हैं वो न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करो, उसे कुछ पता चल जाएगा। ये बातें मैंने उसमें लिखी हैं। तो ये न्यूज़ आई थी, दोनों भी न्यूज़ सिम टाइम्स ऑफ इंडिया में 2007 में। मैंने ये बुक लिखी 2009 में, लेकिन अभी 2010 में ये जो NIA नहीं आए, उन्होंने उसी लाइन पे जो मैंने बताया था उसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन किया। अभी मैंने जब चार्जशीट उसका देखा तो पता चला कि जो लाइन 2007 में उन्होंने लेनी चाहिए थी वो अभी ली। और अभी उन्होंने पता चला कि ऐसे 11 सिम कार्ड लिए थे, वो 11 में से 4 यूज़ हो गए, उसमें से 7 थे वो दूसरे बच्चों को दिए थे। तो वो जो 7 थे उनको ट्रैक करने लगे तो उससे पता चला कि ये किसने लिए थे और ये किसने किया। तो ये करने वाले 3 लोग थे। एक सुनील पांडे जो महू जो है MP में, वहाँ का संघ का प्रचारक था। दूसरा वो पांडे देवेंद्र गुप्ता था, ये RSS प्रचारक जामताड़ा का था। और संदीप डांगे ये RSS प्रचारक शाहजहाँपुर का। ये तीनों RSS प्रचारक, ये लोगों ने ये सब किया था। ये नहीं समझौता अभी उन्होंने किया था। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैंने बताया कि भाई 2000 साल से इनका जो चला है वो कैसा चला है। जिन्होंने जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम डाले थे फर्जी, वो किसी जोशी पांडे के नहीं डाले थे, वो डाले थे एक बाबूलाल यादव का और दूसरा डाले थे रामफर यादव का। 2 यादव, यानी उसमें जोशी पांडे वगैरह कोई नहीं है। और जो इस्तेमाल करने जो दिए थे कि भाई आप इस्तेमाल करो, वो सब लोग थे पाटीदार। एक संतोष पाटीदार, रविंद्र पाटीदार, विष्णु पाटीदार। ये पाटीदार यानी अपने पाटिल OBC टाइप लोग हैं। और उनको बोला था कि अगर किसी ने पूछा तो उनको बताओ ये उन्हें पंकज पाटीदार ने दिए थे। और वो पंकज पाटीदार 1 महीना 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। लेकिन इनकी चाल कितनी है देखो, अगर कुछ निकल भी आए तो ये पाटीदार पर आए, यादव पर आए, जोशी पांडे पर नहीं आए। समझे? फिर आप लोग क्या करेंगे कि देखो ये यादव, पाटीदार, सावंत, खैरनार ये लोग कर रहे हैं सब। तो ये लोग अपने को बात में समझ आना चाहिए।
और ये सब, इसमें सबसे बुरा रोल अगर किसका है, आरएसएस, बीजेपी, ये सब है, लेकिन सबसे खराब रोल जो है तो आईबी का है। जब तक आईबी की, मैं मुस्लिम लोग जो भी बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनको बोलता हूँ, आप कुछ मांग मत करो। साचर कमीशन नहीं चाहिए, मिश्रा कमीशन नहीं चाहिए, रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक ही मांग करो, आईबी को साफ करो। सब मुस्लिम का भला हो जाएगा। आप कभी मौका आया प्राइम मिनिस्टर को मिलने का, किसी भी मिलने का, या बड़े बड़े लोगों को मिलने का, आप सिर्फ ये मांग करो, इसी से ही आपका भला होने वाला है। बाकी कुछ भी करे तो नहीं हो। उससे अगर आईबी साफ हो गई, कम्युनल टेंशन आपसे आप चला जाएगा, कश्मीर का प्रश्न जो यह है वो सॉल्व हो जाएगा, और अमन ही अमन रहेगा, और कॉमन आदमी का भी अच्छा हो जाएगा। पूरे जो ये चले, ये सब की जड़ आईबी है। आईबी ने गवर्नमेंट के दिमाग पर कब्जा किया है, और जो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में घुसे हुए जो ब्राह्मणिस्ट हैं, उन्होंने हर रोज़ झूठी खबरें दे के आम आदमी पर कब्जा किया है। तो ये ब्राह्मणिस्ट एलिमेंट हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। अभी मीडिया में ख़त्म करना तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सोशली कैसा करेंगे हम देख लेंगे। खैरनार साहब, सावंत साहब, हम सब मिल के देखेंगे वो कैसा करना है। लेकिन आईबी को तो साफ करना गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आप सिर्फ वही डिमांड लेके चलिए, आपका सब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू असद मुशर्रफ साहब। आपने लोगों के जहनों पे छाए हुए सवाल और जो बादल थे उन सब को आपने साफ़ कर दिया, और बात आईने की तरह साफ़ हो गई। अब हम अपने अगले मरहले की तरफ चलते हैं कि मुसलमान और दहशतगर्दी। इस पर हम आपस में तो चर्चा करते ही रहते हैं। लेट अस लिसन टू द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड। वो गैर हमसे और हमारे ये जो दहशतगर्दी के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, और वो आपको और हमको क्या मशवरा देते हैं, इसको सुनेंगे। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब को डायस पे बुलाऊंगा कि वो मेरे जैसे फ़ौजी हैं और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे और वाज़े कर दूं इससे पहले कि वो आएँ, कि नमाज आप प्रोग्राम के बाद में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको इस वक्त ब्रेक करना, पूरा जो नज़म है, तरतीब, वो बिगड़ जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि नमाज प्रोग्राम के इख्तिताम पर बाजमात अदा कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत। आज मुशर्रफ साहब ने जो तकरीर की है, मुझे लगता है कि जो थर्ड आई उन्होंने लोगों की खोली है, क्योंकि इसलिए मैंने एक किताब लिखी है। और थर्ड आई का मतलब इतना ही है कि हम दो आँख से देखते हैं, लेकिन जो पीछे चलता है उसको हम नहीं देखते, नहीं समझते, और इसलिए दहशतगर्दी जो बोलते हैं ये चलती है। और दहशतगर्दी करने वाले सबसे खतरनाक लोग अगर इस दुनिया में कोई है तो हमारे राजनीतिक नेता लोग हैं, दूसरे कोई नहीं। दे आर द रियल टेररिस्ट। और इसलिए मैं दो तीन मसले को आपके सामने, जो अभी मुशर्रफ साहब ने कहा, क्योंकि एक चीज़ आप जान के रखिए, क्योंकि 26 नवंबर को करकरे कामते सालस्कर की हत्या हुई, और 27 नवंबर को टेलीविज़न में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये हत्या जानबूझ के की गई है। मालेगांव बम ब्लास्ट को जो तहकीकात चल रही थी उसको छुपाने के लिए ये हत्या हुई है, और इसका इन्वेस्टिगेशन होना है 27 नवंबर को वहाँ। आप बोलेंगे मैंने कैसे मांग की, क्योंकि एक तो पहले चीज़ करकरे को मैं अच्छी तरह से जानता था, और